एवरीवन, तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं नीट 2026 का सॉल्यूशन। लेट अस सी। तो आइए देखते हैं। ये है बच्चों कोड नंबर 12। ठीक है, आइए देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? 100 टर्न क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सो एन जो है वो आपको कहा गया है कि 100 टर्न्स दिए गए हैं और रेडियस ऑफ द कॉइल दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हैज magnetic field of 3.14 into 10 raised to minus 3 Tesla at its center. The current flowing through the coil and the magnitude of magnetic moment of this coil are respectively. Okay, so here we are going to find out the current and magnetic moment. करंट की बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ये होता है बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू ये आएगी बच्चों 2rb अपॉन म्यू नॉट एन। ठीक है, 2 आर का वैल्यू कितना बच्चों 5 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू कहा गया आपको 3.14 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 टेस्ला। म्यू नॉट का वैल्यू है बच्चों 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7। ठीक है, और एन का वैल्यू 100 टर्न्स। ओके, सो यहाँ पर 3.14 और पाई कैंसल्ड आउट। ठीक है, so if we solve it then we can see that will be 2. okay, so ये आएगा बच्चों 2.5. so finally यहाँ से आ रहा है बच्चों 2.5 into 10 raised to that will be -5। और अगर इससे हम लोग सॉल्व करें तो ये सब यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 2.5। ओके, सो वी कैन से दैट करंट इज 2.5 एम्पियर। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की तो वो होता है बच्चों NIE। ठीक है, एन का वैल्यू कितना है 100, करंट का वैल्यू आया 2.5 एम्पियर। ठीक है, एरिया ऑफ दैट कॉइल दैट इज पाई आर स्क्वायर। ओके, सो पाई आर का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, आर का वैल्यू है 5। ओके, NIE। ओके, मल्टीप्लाई का आएगा सही पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर। ओके, सो इफ वी सॉल्व इट देन वी कैन से दैट विल बी हाउ मच 2.5 इंटू 100 दैट इज 250 आ जाएगा। ये आ रहा है बच्चों पाई का वैल्यू हम लोग ले तो यहाँ पर 22/7 25 आ गया और ये आ गया बच्चों 10⁴। ठीक है, सो 0 कैंसल्ड आउट एंड ये आएगा बच्चों 40। ठीक है, और इससे हम लोग अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर इससे सॉल्व करने पर आएगा बच्चों 20। ओके, सो 20 एम्पियर इंटू meter square. So from here we can say that current is 2.5 and the m that is magnetic moment that is 20 ampere meter square. So option number 2 that is the right answer here. Let us see next question. Match the list 1 and 2. So here E H nu ठीक है, diffraction and interference lambda H upon B and Compton effect. So हम लोग अगर देखें तो energy of photon that is E is equal to H nu होता है। ठीक है, और वेव नेचर ऑफ लाइट दैट इज डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू H अपॉन B एंड ओके सॉरी दैट विल बी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हियर। ओके, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सो वी कैन से दैट D दैट विल बी 4 हियर। सो वी कैन से ए के साथ यहाँ पर 4 आएगा, ए के साथ 4, बी के साथ थर्ड आएगा, बी के साथ थर्ड। ओके ओके, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। सी के साथ लैम्बडा होता है H अपॉन B दैट इज सी के साथ 1, सी के साथ 1 तो सी के साथ 1 बच्चों यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ए के साथ 4, बी के साथ 3, सी के साथ 1, डी के साथ 2। ठीक है, सो वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द करंट आई इन द सर्किट शोन बिलो इज। तो यहाँ पर हमें करंट आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑल डायोड्स आर आइडियल एंड आइडेंटिकल। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इज इन फॉरवर्ड बायस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये है प्लस और ये है पी। ठीक है, सो ये फॉरवर्ड बायस में ये, फॉरवर्ड बायस में ये, रिवर्स बायस में और ये भी रिवर्स बायस में है। तो यहाँ से इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ से भी करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन यहाँ से और यहाँ से करंट फ्लो होगा बच्चों। ठीक है, अब ये 4 और 2 ये है
पैरेलल में, तो 2 into 4 upon 2 plus 4, ये आ रहा बच्चों हमारे पास 8 upon 6 और वी कैन से 4/3 ओम। ठीक है, तो करंट की बात करें, करंट होता है V अपॉन R, सो V का वैल्यू 10, ये आ रहा है 4/3, तो ये आ जाएगा ऊपर, ये आएगा बच्चों 2.5, so 7.5 ampere. That will be the right answer, or we can say that will be 15/2 ampere. Okay, so 15/2, it means second option is the right answer. Let us see next question, which is the fourth one. Speed of light in vacuum is taken unity. Okay, so value of C they are taking as 1. If light takes 6 minutes 40 seconds to reach to the earth from the sun, okay, distance between the sun and earth in new unit will be, okay, so as we know that distance is equal to speed into time. ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, और अगर n1 u1 से हम लोग अगर सॉल्व करें तो okay, so from here, okay, that will be n2 u2, but here we can say that distance, that is speed into time. स्पीड है यहाँ पर बच्चों 1, और अगर टाइम की बात करें तो वो आ रहा है 6 मिनट इंटू एंड 40 सेकेंड, तो 6 मिनट इंटू 60, so from here that will be 360 plus 40, okay, so we can say that will be 400 second. okay, और अगर 400 सेकेंड है टाइम और स्पीड है 1, so d is equal to c into t. c का वैल्यू 1 और t का वैल्यू है 400. okay, so from here we can say that distance will be 400. So the third option is the right answer. Next is following plot shows variation of velocity v with time of the ball thrown vertically upward. Okay, vertically upward हमने बॉल को यहाँ पर थ्रो किया and falling back. Okay, so velocity time ग्राफ की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं. Which of the following plot is are correct? Okay, so हम लोग अगर बात करें तो बॉल पहले ऊपर की ओर अगर जा रही तो उसका वेलोसिटी होगा पॉजिटिव, लेकिन वो कम हो रहा होगा, और टॉप मोस्ट पर वेलोसिटी होगी 0, और जब बॉल नीचे की ओर आ रही है तब उसका वेलोसिटी होगा नेगेटिव. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट द ऑप्शन सी. ओके, v का वैल्यू कम हो रहा है, 0 हुआ, उसके बाद v नेगेटिव में. ओके, ये ठीक है बिल्कुल. और अगर हम लोग बात करें डायरेक्शन को, हम लोग अगर उल्टा कर दें, डायरेक्शन को अगर उल्टा कर दें तो इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर इन्होंने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस में लिया है तब हमारा ऑप्शन सी सही है. और सी और डी भी ठीक हो सकता था अगर ऊपर की ओर हम लोग माइनस और नीचे की ओर प्लस डायरेक्शन लेकर चलते तो. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, देखो सी और डी दोनों के ही ठीक होने के चांसेस हैं. ठीक है, लेकिन अगर बेस्ट ऑप्शन हम लोग अगर सेलेक्ट करें और ऊपर की ओर हम लोग अगर पॉजिटिव मानकर चले तो सी ऑप्शन दैट वुड बी द राइट आंसर. सो ऑप्शन 1 दैट विल बी द राइट आंसर हियर, क्योंकि यहाँ पर सी और डी का कोई भी कॉम्बिनेशन ऑप्शन में नहीं है. ओके, सो वी विल से दैट फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ओनली. ओके, let us see next one. So here it is the vernier calipers 20 VSD coincide with the 60 MSD. Okay, each division of length 1 mm. Okay, that is the gap of two divisions of man scale. Okay, the least count of the vernier calipers is, so as we know that the least count of vernier calipers, that is 1 MSD minus 1 VSD. Okay, that you know. Okay, and here we can say that 1 MSD ये यहाँ पर दिया गया, that is 1 mm. So 1 man scale division gap is 1 mm. So I can write it in centimeter. Why? Because here the options are in centimeters. So I can say 1/10 centimeter. Okay, now 1 VSD. Okay, and here we can say that 20 VSD is equal to 16 MSD. So 20 VSD is equal to 16 MSD. So I can write 16, and here I can write 1/10 centimeter, which is the value of MSD here. Okay, so that will, okay, so from here we got 1 VSD. So 1 VSD ये आएगा बच्चों 16 upon 200. Okay, centimeter में. Okay, so if we put its value here, then we will get 1/10
minus 16 upon 200 centimeter. Okay, so if we solve it, we will get, if we solve it, we can say that if we multiply it with 20 here and 20 here, okay, then 20 minus 16, that will be 4 divided by 200, so that will be 1 by 50 centimeter. Okay, so we can write it as 0.01 centimeter. That will be the least count of this 1 year calipers. Okay, sorry, that will be 0.02 centimeter. Okay, why? Because 1 by 50, that will be 0.02 centimeter. So option 3, that will be the right answer here. Let us see next one, which is here. In an AC circuit contains a resistance of 1 kilo ohm and capacitance of 0.1 microfarad and an inductor of 1 millihenry connected in series. The resonance frequency of the circuit is approximately. So as we know that how we can find out resonating frequency. So resonating frequency, as we know that it is omega is equal to 1 upon root LC. Okay, so I can write here 1 upon L. L का वैल्यू है यहाँ पर 1 मिली, so 10 raised to minus 3. C का वैल्यू है बच्चों 0.1 माइक्रोफेराड, 0.1 micro 10 raised to minus 6, and then we will take root of this one. So if we solve it, there will be 10 raised to minus 9, but here it is 10 raised to minus 1 also. So we will get, यहाँ से इसे हम लोग अगर solve करें तो ये आएगा बच्चों 10 raised to minus 10 का root. Okay, so that will be 10 raised to minus 5, and if we solve it, then we can see that it will be 10 raised to 5 radian per second. Okay, but here answer is in kilohertz. It means we will have to find out f. So omega is 2 pi f, और ये आ रहा बच्चों 10 raised to 5. So if we solve it, frequency, that will be, we can say, let put it as 10 into, okay, we can put here 100 into 10 raised to 3 divided by 2 pi. 2 pi is 6.28. Okay, so if we solve it, we can see that if we divide 100 by 6, then we will get 15 point something. Okay, 15 point something will come. So in options, we can say that will be 15.9. We can write, and here it is kilohertz. So we can say that the third option, that will be the right answer here. Let us see next question here. Eighth question it is. The figure given below shows a long straight solid wire of circular cross section of radius a. Okay, carrying steady current I. Okay, current I is uniformly distributed over its cross section. The plot which correctly represents the variation of magnetic field B with distance r from the axis of the conductor in the region. Okay, so if we put this wire something like this, so I hope you have studied this topic, and in this topic you know that the magnetic field that will be increasing linearly inside it, and outside it there was B is equal to mu naught I upon 2 pi r. Okay, so here we can say that the graph that will be something like this. It will increase, and outside the wire that will decrease. Okay, so magnetic field that will vary something like this. So here we can see that option A, that will be the right answer. Okay, I hope you have seen this topic, because B in that was the mu naught I upon 2 pi r square into r, and B out that was mu naught I upon 2 pi r. So from here we can see that B in will increase linearly with r, and here B out will decrease as proportionality 1 upon r. Okay, so we can say that first option, that will be the right answer. Let us see next question, which is 9th one. नवा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm. Okay, resistance is बच्चों 4 ohm is bent in to form a square loop A B C D and D. Okay, resistance of 2 ohm is
connected here between point B and E, and a battery of 2 volt is connected across the point A and C. Okay, as shown in the figure. Now the value of current I. So here we are going to find out the value of I. So as here we can see that the current will flow something like this, but here we can see that it is acting as Wheatstone base. Okay, so there will not be any current in this 2 ohm. Okay, so current will flow from here to here, then from here to here. So यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ये वायर का रेजिस्टेंस था 4 ohm. It means that is of 1 ohm, that is of 1 ohm, that is of 1 ohm, and that is of 1 ohm. So 1 and 1 2 ohm आ गया, और ये भी 1 and 1 2 ohm आ गया. So 2 ohm और 2 ohm parallel में 1 ohm. Okay, so we can say that current that will be V upon R, and V 2 volt and R is R equivalent. ये आया बच्चों हमारे पास 1 and 1 2, 1 and 1 2, 2 and 2 1 ohm. Okay, so 2 by 1 that is 2 ampere. So 2 ampere current will flow. Okay, so 1 and 1. Okay, 2 ampere. It means first option, that will be the right answer here. Let us see next question. An unknown nucleus has nuclear density of 2.29 into 10 raised to 17 kg per meter cube. As we know that the density of nuclear, that is constant. Okay, and the mass is 19.926 into 10 raised to minus 27 kg. Its mass number is approximately. Okay, so I hope you know that R is equal to R naught A raised to 1 by 3. That is the formula to find out the radius. Okay, and as we know that if we talk about the mass is volume into density. Okay, so volume होता है बच्चों 4 by 3 pi r cube into density. Okay, so यहाँ पर हमें मास नंबर चाहिए. Okay, तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पर तो r क्यूब का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्यूब करके रख सकते हैं. ओके, सो इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों. ठीक है, इसे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं. तो यहाँ से बच्चों आपको मिल रहा है m is equal to 4 by 3 pi r cube. So we can say it will be r naught cube into a. Okay, density is b. Now we can put the values here. So mass is how much? 19.926. 19.926. Okay, kg. Okay, and it is 4 by 3 pi is there. R naught cube. R naught value is 1.2 into 10 raised to minus 15. So 1.2 into 10 raised to minus 15, and here will be the cube. Correct. Value of A that we will have to find out. Density का वैल्यू बच्चों यहाँ पर कहा गया है 2.29. 2.29 into 10 raised to how much? 17. Okay, so यहाँ पर एक अच्छा खासा कैलकुलेशन है बच्चों. इसको कैलकुलेट करके हमें बताना होगा. 19.926 into 10 raised to minus 27 is also there. ओके, ये पूरा कैलकुलेशन करके हमें यहाँ पर ए का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, देखते हैं. ओके बच्चों, तो इसे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है बच्चों 1.2 into 10. इट मींस इट विल बी 12. ओके, so option number 1, that will be the right answer here. Let us see next question. Rectangular wide loop of side 8 centimeter and 3 centimeter with a small cut is moving out of the region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla, directed normal to the plane of the loop. The EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 2 centimeter per second in a direction normal to the shortest side of the loop will be. Okay. ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो सिचुएशन है उसको समझना पड़ेगा बच्चों. तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड कहा गया है वो है समथिंग लाइक दिस. ओके, और इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है हमारे लूप का सरफेस. ओके, विद अ स्मॉल कट इज देयर. ओके, तो अब आपसे कहा गया कि इन है डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड. इट मींस द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द शॉर्टर साइड. ओके, तो ये लेंथ है बच्चों 3 सेंटीमीटर. ओके, ये लेंथ है 8. बट यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो फ्लक्स कट हो रहा है वो इस पार्ट की वजह से है. ओके, सो हियर ई LVB होता है बच्चों, लेंथ 3/100. वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 2 सेंटीमीटर. सो 2/100 मीटर में हमने इसको यहाँ पर चेंज कर दिया है. बी का वैल्यू कितना है? 0.3. सो वी शुड राइट 0.3. ओके, सो ये आ रहा है बच्चों 3 to 6 and 6 3 18. सो 1.8 और ये बन जाएगा ऊपर जाके 10 raised to minus 4 वोल्ट. ओके,
So that will be our answer. So from here we can say that option number 1, that will be the right answer. Let us see next question here. क्वेश्चन नंबर 12 इसके अंदर आपसे कहा गया कि गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm gives full scale deflection for a current of 1 milliampere. Okay, if it is converted into an ammeter of range 0 to 10 ampere, the shunt required is so. As we know कि अगर आपको गैल्वेनो से एमीटर बनाना होता है तो आपको उसका रेजिस्टेंस कम करना होता है, और रेजिस्टेंस कम करने के लिए गैल्वेनो के पैरेलल में शंट जोड़ना होता है. Okay, so that is shunt here. So here we can see that now this is our ammeter. Okay, और इसका जो रीडिंग है that should be 10 ampere. Okay, it means we can say that maximum 10 ampere current should flow in the ammeter. और इसमें से जाएगा बच्चों 1 milli ampere current किसमें, गैल्वेनो में. So here will be 1 milli ampere current. Okay, remaining current will flow from here. So 10 में से 1 मिली एम्पियर यहाँ से पास कर रहा है. 1 मिली एम्पियर मतलब 0.001 एम्पियर. ओके, सो 10 में से 0.001 यहाँ से अगर पास कर रहा है तो रिमेनिंग करंट विल फ्लो फ्रॉम एस. तो एस में से जो करंट यहाँ पास कर रहा है वो आएगा बच्चों 10 माइनस 0.001. सो वी कैन से इट विल बी 9.999 एम्पियर करंट दैट विल फ्लो फ्रॉम हियर. ओके, अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों पैरेलल में है. सो वी कैन से कि यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू सेम होगा. सो वोल्टेज होगा बच्चों IR. ओके, सो यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है 0.001 एम्पियर. रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनो दैट इज 100. ओके, और यहाँ की बात करें शंट एस और करंट का वैल्यू आ रहा है बच्चों 9.999. ओके, तो इसे हम लोग अगर पॉइंट हटाएं तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से. तो शंट का वैल्यू जो आ रहा है वो है 100/9999. तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली अगर 10,000 मानकर सॉल्व करें तो एस का वैल्यू आएगा बच्चों 100/10,000. ओके, सो 20 यहाँ पर कैंसिल. सो एस का वैल्यू ये आ रहा है बच्चों ऊपर जाके 0.01 ohm. Okay, so that is the value of shunt resistance. So option 1, that is the right answer here. Let us see next question here. Next question में कहा गया कि in Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k unit. Okay, जहाँ पर path difference है lambda वहाँ पर intensity आ रही है k. It means maxima की intensity है बच्चों k unit. Intensity of the light at a point where the path difference is λ/3. Okay, so बच्चों हमें पता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है बच्चों I1 plus I2. ओके, प्लस 2I1 I2 एंड cos phi का. ठीक है, ये होता है बच्चों. ओके, तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो ये आएगा, अगर हम लोग इस वेवलेंथ या इस पाथ लेंथ को हम लोग अगर फेज डिफरेंस के अंदर चेंज कर दे तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है. ओके, सो लैम्बडा को मैंने यहाँ पर लिख दिया. लैम्बडा को अगर मैं रिप्लेस करूँ 2 पाई से, ओके, सो 2 पाई/3 दैट इज द फेज डिफरेंस हियर. फाई का वैल्यू आएगा 2 पाई/3. ओके, ओके, और ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू आ रहा है बच्चों के. ओके, सो मैक्सिमम इंटेंसिटी तब होती है जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा हो या फेज डिफरेंस क्या हो बच्चों 2 पाई. ओके, और cos 2 पाई का वैल्यू +1. सो अगर हम लोग यहाँ पर 2 पाई लेकर चल रहे हैं तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा ये इसका वैल्यू बच्चों k, और I1 I2 का वैल्यू यहाँ पर सेम लेंगे हम लोग. तो यह आएगा बच्चों I + 2I. इट मीन्स द 4I का वैल्यू यहाँ पर है k. तो I का वैल्यू है बच्चों k/4. ओके, अब देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग एक बार वापस से अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा बच्चों I नेट या डैश मान लीजिए. सो ये था बच्चों I, ये भी था I, और ये 2I × I का रूट. ओके, और cos ये हमने लिया 2 पाई/3 नेक्स्ट केस के लिए where there is path difference of λ/3. ओके, और cos 2 पाई/3 इट मीन cos 120, और cos 120 का वैल्यू होता है बच्चों -1/2. ओके, सो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट. सो
सो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये आ रहा है बच्चों आई प्लस आई, और ये माइनस अपना इफेक्ट यहाँ पर लाएगा, और ये आई से आई कैंसिल। सो यहाँ पर आई डैश का वैल्यू आ रहा है बच्चों आई, और आई का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, दैट वाज k/4. Okay, so k/4 that will be the intensity of light at that point. Okay, so first option k/4, that is the right answer here. Let us see our next question, and here it is. Magnitude and direction of acceleration produced in a body of mass 5 kg when two mutually perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton act on it are respectively. Okay, so अगर 8 न्यूटन और 6 न्यूटन का एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें जिसका मास कितना है 5 kg. सो एज वी नो कि इन दोनों का नेट रिजल्टेंट 6 यहाँ मान लीजिए, तो 8 और 6 का रिजल्टेंट आता है बच्चों 10. कैसे आता है बच्चों? 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर का रूट, इट मींस 100 का रूट. ओके, सो दैट विल बी 10 न्यूटन. ओके, सो हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर नेट फोर्स है 10 और मास कितना है 5. सो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास. सो 10/5 इट मींस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा एक्सेलरेशन. ओके, और अगर एंगल की बात करें तो विद 8 न्यूटन और विद 6 न्यूटन, तो ये बच्चों अगर 8 है तो ये भी 8 आएगा, और 8 के सामने जो एंगल बनेगा बच्चों, ठीक है, वो बनेगा tan इनवर्स. जैसे हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, वो आएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज 8/6, so that will be tan inverse 4/3. ठीक है, तो 6 न्यूटन के साथ जो एंगल ड्रॉ हो रहा है वो है tan इनवर्स 4/3 6 के साथ. ओके, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. और अगर 8 के साथ की बात करें तो ये आएगा बच्चों, यहाँ पर ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये वाला एंगल. सो फ्रॉम हियर वी कैन से tan phi मान लीजिए इसको. सो दैट विल बी perpendicular upon base. Base is that is 3/4. Okay, so 5 will be tan inverse 3/4. Okay, so tan inverse 3/4 with 8 Newton. Tan inverse 3/4 with 8 Newton force. So we can say that the third option is the right answer. Let us see our next question, which is question number 15. 5 capacitor of capacitances C1, C2, C3, C4 are 10 microfarad and C5 is 2.5 microfarad are connected as shown along with the battery of 50 volt. Okay, तो क्या कहा गया है यहाँ पर आपसे कहा गया कि the equivalent capacitance and the charges on each capacitor are respectively. Okay, so here we can see कि ये C1, C2, C3, C4 are in series, तो इन चारों के ऊपर चार्ज का वैल्यू सेम होगा. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग अगर ऑप्शन से भी देखें तो यहाँ पर ठीक है C4 C1. ओके, चलिए देखते हैं इसको. तो सी दोज आर इन सीरीज, तो इसका हमारा सी नेट आएगा बच्चों 10/4, इट मींस 2.5 माइक्रोफैराड, और ये 2.5 इज 2.5, ये है बच्चों C5, इसका वैल्यू है 2.5 माइक्रोफैराड. ये दोनों आ गए पैरेलल में, इट मींस नेट विल बी 2.5 प्लस 2.5, इट मींस 5 माइक्रोफैराड, दैट इज द नेट कैपेसिटेंस. ओके, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो टोटल चार्ज जाएगा वो जाएगा बच्चों Q इज इक्वल टू CV. C का वैल्यू कितना है बच्चों 5 माइक्रो, और V का वैल्यू 50. सो 250 माइक्रो कूलम चार्ज दैट विल फ्लो. ओके, 250 में से हाफ चार्ज यहाँ चला जाएगा, बाकी का चार्ज यहाँ चला जाएगा. इट मींस यहाँ पर 125 माइक्रो कूलम चार्ज जाएगा C5 पर 125, C5 पर 125. ठीक है, और बाकी ऊपर भी 125 का ही चार्ज जाएगा. इट मींस वी कैन से दैट resultant C that was 5 microfarad. Okay, so we can say that 5 microfarad and the charges are equal, that is 125 microcoulomb on all the capacitors. Okay, so option number 1, that is the right answer here. चलते हैं next पे. Question number 17 की बात कर लेते हैं. Power of a crane which lifts a mass of 1000 kg to a height of 20 meter in 10 seconds. Okay, so it is very simple question. बच्चों पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन आएगा बच्चों mgh और टाइम है t. ठीक है, मास का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 1000, जी का वैल्यू 10 दिया गया, h का वैल्यू है यहाँ पर 20 मीटर, और जो टाइम दिया गया वो दिया गया 10 सेकंड. ठीक है,
m पावर m g h, ठीक है। तो जी ये 10 से 10 यहाँ पर कैंसिल आउट, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इट विल बी, अच्छा यहाँ पर इन्होंने 9.8 लेकर सॉल्व किया है, तो ठीक है अप्रोक्सीमेटली हम लोग यहाँ पर आंसर बता सकते हैं कि अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये आता है बच्चों लगभग 20 किलोवाट के आसपास, 20 किलोवाट ओके, और 20 किलोवाट के आसपास का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 19.6 किलोवाट, ओके। सो द फोर्थ ऑप्शन दैट विल बी द राइट आंसर। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इट इज, match the list 1 and 2. So young modulus, so as we know that y, okay, compressibility is there, bulk modulus is there, and Poisson's ratio is there, okay. So as we know that Poisson's ratio, that is the ratio of delta r upon r and delta l upon l. So according to it we can say that डेल्टा आर की जगह हम लोग डेल्टा डी का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन डायमीटर, ओके। सो डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा एल अपॉन एल, सो पॉइजन्स रेशियो इट मींस फर्स्ट ऑप्शन दैट विल बी देयर। और अगर हम लोग बात करें यंग्स मॉडुलस की, तो वो होता है अपॉन एट डेल्टा एल अपॉन एल, इट मींस ए के साथ 2 आएगा, डी के साथ 1 आएगा। और बल्क मॉडुलस की बात करें तो एज वी नो कि वो होता है प्रेशर में चेंज डिवाइडेड बाय, ओके। बल्क मॉडुलस होता है बच्चों एफ अपॉन ए डेल्टा वी अपॉन बी, ओके। सो एफ अपॉन ए को हम लोग यहाँ पर पी लिख सकते हैं, सो पी वी डेल्टा वी, ओके। सो बल्क मॉडुलस दैट विल बी 4, और कंप्रेसिबिलिटी होता है बच्चों 1 अपॉन बी, यानी इसका उल्टा। तो इसको अगर उल्टा कर दें हम लोग तो हमें कुछ ऐसा प्राप्त होगा, ओके। सो कंप्रेसिबिलिटी इट मींस थर्ड, सो बी के साथ 3 आएगा, ए के साथ 2, ए के साथ 2, ओके। सो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, ए के साथ 2 आ रहा है, बी के साथ 3 आ रहा है, ठीक है, सी के साथ 4 आ रहा है, ठीक है, डी के साथ 1 आ रहा है, ठीक है। इट मींस फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट इज हियर, इन अ कॉन्केव लेंस द रे ऑफ लाइट emanating from the object parallel to the principal axis of the lens after reflection. So बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अगर ये है अपना लेंस और यहाँ से रेज आ रही हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद हमें पता है कि इट विल अपीयर टू एमिनेटिंग फ्रॉम द फोकस, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर देख सकते हैं हम लोग, emerges parallel to the principal axis, wrong, appears to diverge from the first principal focus, correct, passes through to galat, ठीक है, passes through the second focus, galat, okay। So the second option that will be the right answer here। Let us see next question, which is 20. A thin wire of length L and linear mass density of m. So linear mass density m, that is total mass upon total length, is bent into the form of a circular ring with center C as shown in the figure. The moment of inertia of the ring about the axis y dash will be, okay। So इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो बच्चों ये है रिंग, ये हुई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई डायमेट्रिकल एक्सिस, और डायमेट्रिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों mr स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गई इसके पैरेलल। तो हम लोग अगर बात करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू दिस वाई डैश वाई, ये आएगा बच्चों mr स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम डी स्क्वायर, एम डी का वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पर r, distance between these two parallel axes, that is r square, so we can say that will be the I, okay। So इसे हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये आ रहा है बच्चों 3/2 mr स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर आंसर किसी और फॉर्म में दिया गया बच्चों, तो r रेडियस की बात, हमें यहाँ पर r जो है इसको l के टर्म्स में लाना पड़ेगा। सो बच्चों यहाँ पर 2πr, इट मीन इसकी जो लेंथ है वो l के बराबर है, ठीक है, सरकमफेरेंस, तो ये l के बराबर है, तो ये आ गया l अपॉन 2π, ठीक है। सो एल अपॉन 2π यहाँ पर, और अगर हम लोग इसके मास की बात करें तो मास पर यूनिट लेंथ दिया गया था आपको स्मॉल m, तो कैपिटल M का वैल्यू आएगा m इंटू एल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग इस कैपिटल M और कैपिटल R का वैल्यू रख दें, सो फाइनली यहाँ से आपको प्राप्त होगा बच्चों I, ये आएगा बच्चों 3/2 कैपिटल M का वैल्यू स्मॉल m इंटू एल, और आर का वैल्यू एल अपॉन 2π, सो एल अपॉन 2π का ये आ जाएगा बच्चों स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है 3/2 एम इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनली फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग कितना आ रहा है बच्चों, ये आ गया बच्चों 3/8 पाई स्क्वायर, और ये आ गया स्मॉल m, और ये आ गया बच्चों एल क्यूब, ठीक है। तो 3
ml cube upon 8 pi square, 3 ml cube upon 8 pi square. Okay. Okay. 8 pi square. Okay. So first option, that is the right answer here. Let us see next question, which is question number 21. Each side of a metallic cube of mass 5.580 kg is measured to be 9 centimeter, keeping the significant figures of the view. The density of the material of the cube can be best expressed as x into 10 raised to 3 kg per meter cube, where the value of x is. So, this क्वेश्चन इज सॉल्व इन सेपरेट वीडियो। तो आप लोग यहाँ पर मेरे चैनल पर ही एक वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं और वहां पर हमने इसको सॉल्व करके बताया हुआ है और इसका आंसर जो आया था वो था 7.6। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पर। चलिए चलते हैं आगे। 22 for a traveling harmonic way y, that is 2 cos 2 pi tan t minus 0.08 into x plus 0.35, where x and y are in centimeter and t is in second. The phase difference between oscillatory motion of 2 points separated by a distance of 0.5 मीटर। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि पाथ डिफरेंस दिया गया है आपको और आपको इससे चेंज करना है फेज डिफरेंस में। तो बच्चों आपको पता है कि पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो डेल्टा एक्स का वैल्यू है 0.5, लैम्बडा का वैल्यू हम लोग यहाँ से कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टी के साथ ओमेगा होता है बच्चों, तो ओमेगा है 10 और एक्स के साथ होता है बच्चों के, तो के का वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 0.008 और के होता है बच्चों 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा का वैल्यू यहाँ से हमें प्राप्त हुआ बच्चों 2 पाई अपॉन 0.008। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये आ रहा है बच्चों पाई अपॉन 4 इंटू 10 रेज टू -3। ठीक है, सो ये आएगा बच्चों 1000 अपॉन 4, इट मीन्स 250 पाई। ये आ गया बच्चों लैम्बडा का वैल्यू। लैम्बडा का वैल्यू आ रहा है 250 पाई। ठीक है, इसे आप लोग अगर सॉल्व करते हो तो ये 250 पाई प्राप्त होगा। डेल्टा पाई हमें यहाँ पर चाहिए और ये 2 पाई, तो पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल आउट, तो ये आएगा बच्चों 5 to 10, सो 1 अपॉन 250 दैट इज डेल्टा पाई। और इसे हम लोग अगर सॉल्व करें तो बच्चों ये आता है 0.00 एंड आई थिंक 250 है ना। ठीक है, तो 4 8। ठीक है, ये आएगा बच्चों ओके बच्चों, तो यहाँ हम लोग अगर सॉल्व करते हैं ये आ रहा है 0.004, बट ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इट मींस हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम किया। ओके सॉरी, यहाँ पर 2 पाई भी है बच्चों, तो ओमेगा आएगा 2 पाई इंटू 10। ओके, सो यहाँ पर 2 पाई और आएगा और ये के साथ भी आएगा, इट मीन यहाँ पर 2 पाई और आएगा। ठीक है, तो के सिर्फ 0.008 नहीं है, ये इंटू 2 पाई भी है। ठीक है, ठीक है, ये 2 पाई, तो यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, सो लैम्बडा का वैल्यू ये आ रहा है बच्चों 1 अपॉन 0.008। और क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई ये थे सेंटीमीटर में, ठीक है, तो हम लोग इसको लैम्बडा को सेंटीमीटर में ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों 1/8, ऊपर जाके ये बन जाएगा 1000, so I think that will be 125, but that will be in centimeter. Okay, so lambda का वैल्यू बच्चों ये आएगा 125 सेंटीमीटर। तो हम लोग इस 0.5 मीटर को भी हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो ये आएगा बच्चों 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा एक्स का वैल्यू 50 सेंटीमीटर लेकर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैलकुलेशन का इश्यू था वहां पे। डेल्टा एक्स का वैल्यू, डेल्टा एक्स कितना आ रहा है बच्चों, डेल्टा एक्स है 50 सेंटीमीटर, लैम्बडा का वैल्यू कितना 125 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, डेल्टा फाई हमें चाहिए और ये आ रहा बच्चों 2 पाई। ठीक है, तो अगर इसे सॉल्व करें तो ये आ रहा 100 पाई अपॉन 125। ठीक है, दैट इज डेल्टा फाई। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा बच्चों 0 पॉइंट लगाया यहाँ 0। ठीक है, तो 8 और ये पाई, तो डेल्टा पाई का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 0.8 पाई रेडियन। It means option 4, that will be the right answer here. Okay, I hope you got it. Now let us see our next question here. Okay, तो यहाँ पर हमारा next question which is question number 23. Array of
chromatic light is passed through a equilateral prism ABC as shown in the figure. The reflected ray QR is parallel to its base. Okay, and the angle of incidence that is 50 degree. तो यहाँ पर I का वैल्यू आपको कहा गया है 50 degree. Okay, then the angle of deviation delta that would be okay. So as you know delta होता है I plus E minus A, लेकिन यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ये है equilateral प्रिज्म. ओके, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये बेस के यहाँ पर पैरेलल है. ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली मिनिमम डेविएशन वाला केस ये लोग बताना चाह रहे हैं. ओके, सो उस केस में आई और ई का वैल्यू बच्चों सेम होता है. ठीक है, आई और ई का वैल्यू सेम है, तो आई का वैल्यू 50, ई का वैल्यू भी 50. तो 50 ये और 50 ये. ठीक है, सो ये आ गया बच्चों डेल्टा का वैल्यू, ये आ गया 100, और ए का वैल्यू बच्चों 60 डिग्री, तो ये आ रहा बच्चों 40 डिग्री. That will be the angle of deviation. So option number 1, that is the right answer. Let us see next question here. In the circuit shown below, the voltage appearing across the diode D will be of the form. तो across D डायोड पर कितना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हुआ है हमें यहाँ पर चेक करना है. ओके, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो इनपुट वोल्टेज दैट वाज एसी वोल्टेज. ओके, रेजिस्टेंस है यहाँ पर. ठीक है, तो इन द सर्किट शोन वोल्टेज अपियर. ओके, सो एज वी नो कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक है, इट मींस इसका अगर हाफ पार्ट हमने यहाँ पर पॉजिटिव वाला हाफ पार्ट इंसिडेंट किया, अब यहाँ पर बच्चों स्टार्टिंग में करंट अगर हम लोग इस साइड माने तो आंसर कुछ और आएगा, और स्टार्टिंग में करंट इस साइड माने तो आंसर कुछ और आएगा. ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको फॉरवर्ड बायस में लेकर करते हैं सॉल्व. तो सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, तो ये फर्स्ट अगर यहाँ पर हम लोग इसको पॉजिटिव वोल्टेज और इसको पी लेकर चलें तो यहाँ पर ये आएगा फॉरवर्ड बायस में. मींस ये आउटपुट में हमें प्राप्त होगा. ठीक है, लेकिन उसके बाद ये आएगा नेगेटिव वोल्टेज में, और कंपेरेटिवली ये आएगा पॉजिटिव में. मींस ये आएगा रिवर्स बायस में. रिवर्स बायस में इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, इट मीन्स ये वाला पार्ट यहाँ पर एब्सेंट होगा. ठीक है, उसके बाद वापस से फॉरवर्ड बायस में आएगा, करंट इस साइड के अंदर ही फ्लो होगा. ओके, सो इट मींस आउटपुट कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा. ओके, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया. ऑप्शन नंबर 2 दैट विल बी द राइट आंसर. यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला पार्ट आपको ऑप्शन में दिया गया. सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 24 वी हैव सीन. ओके, 25 यहाँ पे आपसे कहा गया कि फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड t, the variation of kinetic energy with time t is represented by. okay, so kinetic energy का टाइम के साथ वेरिएशन हमें यहाँ पर बताना है सिंपल पेंडुलम के लिए. सो एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, ओके, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और अगर हम लोग इससे लेके तो ये आएगा हाफ एम वी होता है बच्चों ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका होल स्क्वायर हमें यहाँ पर करना पड़ेगा. ओके, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी. ओके, ओके, तो यहाँ पर ओके यहाँ हम लोग कॉस और साइन दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल फेज. तो अगर आपने यहाँ कॉस लिया तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का ऊपर वाला ग्राफ नहीं दिया गया. इट मींस हमें यहाँ पर फेज डिफरेंस 90 लेकर चलना पड़ेगा. तो उस केस में ये v जो है यहाँ पर बन जाएगा साइन ओमेगा टी. ओके, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये आएगा, और ये ग्राफ केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आएगा. ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो इसका ग्राफ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम्स पर जाकर 0 होंगी. यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी टाइम के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत है. इसकी बात करें तो काइनेटिक एनर्जी दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. इसकी बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, गलत हो गया. और यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, और वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर मैक्सिमम, फिर कम हो रहा है, और साथ ही साथ ये पॉजिटिव में भी जा रहा है, नेगेटिव में नहीं जा रहा. सो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज द राइट आंसर. ओके, वी कैन यूज दैट और वी कैन यूज कॉस ऑल्सो. अगर कॉस का आपने यूज किया तो फिर आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा. ओके, और अगर आपने साइन का यूज किया तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा. ओके, कैसे होता है ये बच्चों? अगर आपने x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का यूज किया, इट मींस द
इनिशियल फेज वाज 0, तो उस केस के अंदर v जो है वहां पर आएगा cos। और अगर आपने x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t लिया है, इट मींस फाई का वैल्यू 90 डिग्री लिया है, इट मींस पेंडुलम ने अपना ऑसिलेशन एक्सट्रीम से स्टार्ट किया है, तो उस केस के अंदर x के साथ cos आएगा और v के साथ sin आएगा, ठीक है, sin ओमेगा टी, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो उस केस में आपको काइनेटिक एनर्जी का ये वाला इक्वेशन प्राप्त होगा इन टर्म्स ऑफ साइन। ओके, तो साइन स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। सो द थर्ड ऑप्शन दैट विल बी द राइट आंसर हियर। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Resistor is connected to a battery of 12 volt EMF and internal resistance of ohm. Okay. If the current in the circuit is 0.6, the terminal voltage of the battery is okay. So terminal voltage, as we know that it is very simple question. बच्चों इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ 26 को। तो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी निकालनी है हमको। तो बच्चा टर्मिनल वोल्टेज होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैटरी से करंट ले रहे हैं बच्चों, बैटरी से करंट ले रहे हैं, यहाँ पर है स्मॉल आर, यहाँ पर है कैपिटल आर। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारी टर्मिनल वोल्टेज होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें यहाँ पर वी का वैल्यू निकाल लेना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो वी क्या होता है बच्चों, आर आई। और अगर आई की बात करें तो आई आएगा बच्चों, सॉरी ये आई आएगा बच्चों ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। तो आर का वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, चलो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ हम लोग एक अलग अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। जैसे टोटल ईएमएफ ई, यहाँ पर आएगा बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो ये आएगा वी, और यहाँ आएगा बच्चों करंट आई, और इस आई की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस पर होगा पोटेंशियल ड्रॉप, इसको हमने कहा आई इंटू आर। ओके, तो यहाँ से हमें वी का वैल्यू मिल जाएगा। ई का वैल्यू कितना बच्चों, ई का वैल्यू है बच्चों यहाँ पर ईएमएफ ऑफ द बैटरी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये हमें भी फाइंड आउट करना है। आई का वैल्यू कितना दिया गया बच्चों, 0.6 एम्पियर। स्मॉल आर का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ओके, सो ये आएगा बच्चों वी का वैल्यू 12 माइनस 1.2। ओके, सो वी का वैल्यू है बच्चों यहाँ पर ईएमएफ ऑफ द बैटरी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये हमें भी फाइंड आउट करना है। आई का वैल्यू कितना दिया गया बच्चों, 0.6 एम्पियर। स्मॉल आर का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ओके, सो ये आएगा बच्चों वी का वैल्यू 12 माइनस 1.2। ओके, सो वी का वैल्यू आ रहा है बच्चों 10.8, 10.8 volt. Okay, that will be our answer. So 10.8 volt. Second option is the right answer. Let us see our next question, which is here. The amount of work done to raise the mass m from the surface of the earth to a height equal to the radius of earth will be. Okay, so work done as we know that there will be some potential. Okay, work done. Okay, तो यहाँ पर हम लोग ठीक है, वर्क डन टू रेज द मास फ्रॉम m to a height of इतना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चाहे तो डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला है, उसका यूज करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। mgh/1 + h/r, इसका सॉल्व करके हम लोग क्लियर कर सकते हैं इसको, ठीक है। दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, डेल्टा के, ठीक है। सो वर्क डन, डेल्टा के का वैल्यू यहाँ पर है बच्चों 0, तो हम लोग यहाँ पर केवल अगर वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी के साथ अगर डील करें तो हमारा काम चल जाएगा। ओके, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो ये आएगा बच्चों फाइनल एनर्जी इज माइनस Gmm/2r, क्योंकि r from the center and r height और ओके, सो Gmm/2r। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें दैट वाज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो Gmm/r, ठीक है। दैट विल बी द वर्क डन। सो अगर इसे सॉल्व करें तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आ रहा है, ये है हाफ, ये है 1, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हाफ Gmm/r, और Gm/r को मैं लिख सकता हूँ G इंटू आर, और ये आ गया मास, तो ये आ रहा है बच्चों mgr,
upon 2. That will be the right answer. Okay, mgr upon 2. So option number 4, that will be the right answer here. Let us see our next question, 28 question. इसमें ओके यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट कट गया है, हो सकता है कुछ दिक्कत आए हमें. चलिए चेक करते हैं जल्दी. एंड इलेक्ट्रिक हीटर supplies heat to a system at a rate of 100 volt. Okay, if the system performs a work at a rate of 75 joule per second, then the rate at which the internal energy, I think energy increases will be. Okay, चलिए देखते हैं. तो बच्चों ये बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन. इलेक्ट्रिकल हीटर सप्लाईज हीट टू ए सिस्टम ऑफ रेट इतना, इस रेट से उसने हीट दी और द सिस्टम परफॉर्म्स द वर्क. सो एज वी नो दैट हीट इज वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा हीट माइनस वर्क डन. तो हीट जिस रेट से हमने की है सप्लाई हुआ है 100 और ये है 75 जूल पर सेकंड मतलब वाट. ठीक है, सो 25 वाट, that will be the change in internal energy. Okay, so option number 3, 25 watt, that will be the right answer. Let us see the next question here. A room heater is rated 400 watt and 220 volt. If the supply drops to 200 volt, what will be the power consumed? Okay, so it is very simple question. As we know, P is equal to V square upon R होता है, और V जो ड्रॉप हुआ है वो है 200 वोल्ट. और हमें पता है कि रेजिस्टेंस के लिए हम लोग रेटिंग का यूज करते हैं. ठीक है ना, तो V स्क्वायर अपॉन R होता है दोस्तों, P होता है बच्चों V स्क्वायर अपॉन R. तो यहाँ से हम लोग देखें तो R का वैल्यू आएगा V स्क्वायर अपॉन P. ठीक है, तो V स्क्वायर तो 220, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय P. P का वैल्यू कितना है 400. सो ये आता है बच्चों आई थिंक 48400 and divided by 400. 0 cancel out, so that will be 1 to 1. Okay, so 1 to 1 ohm, that is the value of R. Okay, so if we put it R here, V का वैल्यू कितना बच्चे यहाँ पर 200 और R का वैल्यू कितना है 1 to 1. सो 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा बच्चों 40000 डिवाइडेड बाय 1 to 1. ओके, तो इससे अप्रोक्सीमेटली हम लोग अगर सॉल्व करें तो बच्चों इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, ओके बच्चों, तो ये आता है लगभग 330 के आसपास. तो 330 के आसपास कौन है यहाँ पर 331 watt. Okay, so the second option, that will be the right answer here. Let us see our next question, which is question number 30. When a ruler falls vertically, 5 different person catches it with different reaction time. तो बच्चों जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा उसके लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा. बड़ी सिंपल सी बात है. क्यों? क्योंकि जब बॉल गिर रही है रिएक्शन टाइम जिसका कम है वो उसको जल्दी ही कैच कर लेगा, और जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा है इट मींस वो ज्यादा टाइम ले रहा है एक्ट करने में. ओके, तो उस केस के अंदर बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगी. सिंपल सी बात है, टी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. ठीक है ना, हाफ GT स्क्वायर. ओके, सो H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर. तो रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा तो डेप्थ भी ज्यादा कवर होगी. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि रिएक्शन टाइम ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा. रिएक्शन टाइम ज्यादा किसका है बच्चों यहाँ पर? सबसे बी का है सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसका है? सबसे कम है बच्चों सी का. तो सी और बी कॉर्नर पर आने चाहिए. ओके, रिएक्शन टाइम ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा, रिएक्शन टाइम सबसे कम डिस्टेंस सबसे कम. ओके, सो ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक लग रहा है, बी और सी. ठीक है, बाकी EAT को आप लोग चेक कर लीजिएगा. इससे कम टाइम लगा E को, इससे कम टाइम लगा बच्चों A को, फिर इससे कम टाइम लगा बच्चों B को, और इससे कम टाइम लगा C. सो डिस्टेंस इस ऑर्डर में होगी. ओके, लेट अस सी next question, which is 31st consider two uncharged capacitor of equal capacitance of 200 picofarad. One of them is charged by a 100 volt supply and disconnected. Now this capacitor is connected to a uncharged capacitor. The amount of electricity lost in the process is. Okay बच्चों, तो यहाँ पर आपको पता है कि लॉस का एक फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. ओके, सो ये आएगा बच्चों हाफ C1 C2 की बात करें तो 200 पिकोफैरड. तो अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर C1 C2 का वैल्यू 200 रख के सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 100 पिकोफैरड. वैल्यू रख के आप लोग चेक कर लीजिएगा. और V1 एंड V2 आर इनिशियल वोल्टेजेस. ओके, सो इनिशियल वोल्टेज थे बच्चों 100 वोल्ट और दूसरा था अनचार्ज. ओके, तो 100 माइनस 0 का स्क्वायर. ओके,
तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये आएगा बच्चों 50 पिको इंटू 100 का स्क्वायर, ये 4 आ गया। और पिको पिको मतलब नैनो पिको, पिको 10⁻⁻12, सो 50 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁴। इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों आपके पास आएगा ये आएगा बच्चों 50 इंटू 10⁻⁻8। इसे थोड़ा और सॉल्व किया तो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ओके, तो second option that will be the right answer here. Let us see our next question, and here it is. I think 32. Savita, a 11th standard student, while conducting an experiment to determine the effective length of simple pendulum head, note down the date of the time taken to complete 30 oscillation as 60 seconds, and hence calculate the length of the simple pendulum as. Okay, तो हमें यहाँ पर चाहिए बच्चों लेंथ निकालनी है हमें। चलिए देखते हैं। तो बच्चों एस बिनो की टी होता है 2/√L/G। तो हमें यहाँ पर लेंथ निकालनी है, तो ये आएगा बच्चों टी स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4π², ये आ जाएगा बच्चों एल। टी का वैल्यू टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है बच्चों 30 ऑसिलेशन का टाइम है 60 सेकंड, तो 1 ऑसिलेशन का टाइम हुआ बच्चों 60/30, इट मींस 2 सेकंड का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करें हम लोग तो टी का वैल्यू 2 का स्क्वायर कर देंगे, और जी का वैल्यू इन्होंने लिया बच्चों 9.8। ठीक है, और 4 और π² का वैल्यू 9.8 लिया है, तो 9.8 से 9.8 कैंसिल आउट, ये 4 2 to the 4 और ये 4 भी कैंसिल आउट, इट मींस आंसर विल बी 1 मीटर। ओके, 1 आएगा, सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 33 question. The peak value of an alternating current is 5 ampere and the frequency is 60 hertz. How long will the current starting from zero take to reach the peak value? Okay, so simple question. जीरो से अपना पीक वैल्यू गेन करने में कितना टाइम लगता है? तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ तक का टाइम होता है टी, यहाँ तक का टाइम होता है t/2, तो यहाँ तक का टाइम होगा t/4। ओके, t/4 का वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। इट मींस टाइम पीरियड अपॉन 4, और टाइम पीरियड होता है बच्चों 1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो 1/60 आ गया, तो t/4 का वैल्यू ये आ गया 1/60 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ रहा है बच्चों पीक वैल्यू। ओके, that will be 240. So 1/240 second. That will be the right answer. So the third option is the right answer. Let us see next question, which is 34th question. Here, यहाँ पर आपसे कहा गया in an interference and diffraction, the light energy is distributed. If it reduces in one region, producing a dark fringe, it increases in another region, producing a bright fringe. Okay, as there is no gain or loss of energy, these phenomena are consistent with the principle of conservation of energy. एक बात है बिल्कुल। Diffraction and interferences are characteristics exhibited only by light waves. Diffraction और interference जो है वो केवल लाइट वेव शो करती है। ओके, देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो डाउट इन दैट। लेकिन अगर हम लोग डिफ्रैक्शन की बात करें तो डिफ्रैक्शन साउंड वेव का भी होता है। ठीक है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंसेस आर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड ओनली बाय लाइट वेव, नो, डिफ्रैक्शन अकर्स इन साउंड वेव आल्सो। ओके, सो बी स्टेटमेंट गलत हो रहा है। ठीक है, सो ए सही है और बी गलत है। Okay, so A is सही है और B गलत है, so A is true and B is false. First option is the right answer. Let us see our next question. This is 35th question. A box of mass 15 kg is kept on the floor of a stationary trolley. The coefficient of static friction between the box and the trolley is 0.12, keeping the box in a stationary state over the pulley. Okay, the maximum acceleration with which the trolley can be moved horizontally. Okay, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो इस सिचुएशन को हमें समझना पड़ेगा कि क्या कहा गया है। बॉक्स मास 15 kg. Okay, that is a 15 kg. Is kept on the floor of a stationary trolley. Okay, trolley is there. Okay. Coefficient of static friction between the box and trolley. तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू आपसे कहा गया है 0.12. ठीक है, keeping the box in a stationary state over the trolley, the maximum acceleration with which the trolley can be moved. Okay, so यहाँ पर हमें पता करना है कि कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ इसे मूव किया जा सकता है ताकि ये ब्लॉक रेस्ट में बना रह सके। ठीक है, तो एज बिनो की अगर इसका एक्सेलरेशन है ए तो इसके ऊपर आएगा एक शूडो फोर्स एम ए। ठीक है, तो अगर एम ए इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आ रहा है तब तक ये बॉक्स स्टेशनरी बना रहेगा। ठीक है, सो एम ए शुड बी एफ लिमिटिंग। ओके, और एफ लिमिटिंग होता है बच्चों म्यू इनटू एन,
तो एम बॉक्स का मास दिया गया 15, ए निकालना है हमें। म्यू म्यू का वैल्यू 0.12 और एन की बात करें तो एन आएगा mg। एम का वैल्यू 15, जी का वैल्यू 10। ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो 15 से 15 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। ठीक बात है। एक्सलरेशन का वैल्यू, एक्सलरेशन में ये आ गया बच्चों 0.12 इंटू 10। तो अगर इसे सॉल्व करें तो ये आएगा बच्चों 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 0.02 जूल। द स्पीड ऑफ द सिंपल पेंडुलम बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि मेन पोजीशन से पास होते टाइम पर स्पीड क्या होगी बॉब की। ओके, सो एज वी नो कि जब पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन से पास होता है तो उसकी कंप्लीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। इट मींस हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि देयर विल बी ओनली द काइनेटिक एनर्जी, ऐसा हम लोग यहाँ पर मानकर चल सकते हैं क्योंकि किसी प्रकार की और कोई पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो हमने कहा कि इस पॉइंट पर पहुंचकर पोटेंशियल एनर्जी हमें जीरो मानकर चलनी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ही होगी, पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये होता है बच्चों टोटल एनर्जी। अब अगर पोटेंशियल यहाँ पर अगर जीरो हो चुकी है तो टोटल एनर्जी काइनेटिक के बराबर ही होगी। और काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। और ये जो टोटल एनर्जी है इसका वैल्यू आपको कहा गया है 0.02 जूल। सो 0.02 जूल। ओके, और मास ऑफ द बॉब इज 20 ग्राम। तो इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। तो हाफ मास दिया गया 20 ग्राम, तो 20/1000 ये हमने इसको चेंज कर लिया है केजी में। और ये आ गया बच्चों वी स्क्वायर, ये आ रहा है 0.02। तो अगर 20 यहाँ पर हटा दें तो ये आएगा। ठीक है, और इससे अगर यहाँ लेके जाए तो ये बन जाएगा बच्चों 20, और 20 से ये 20 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो v का वैल्यू आ रहा है √2 का मतलब 1.4 मीटर पर सेकंड। ओके, सो 1.4। So option 1 that is the right answer here. Let us see our next question. 4 statements are given. A is mass number. Okay, the volume of the nucleus is proportional to a raised to 1/3. गलत। रेडियस होता है बच्चों, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू r नॉट a raised to 1/3. ओके, सो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू a raised to 1/3। गलत, प्रोपोर्शनल टू a आएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू a। सही बात है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर r क्यूब करना पड़ता है वॉल्यूम के लिए। v इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर ये पावर कैंसिल। सो हियर वी कैन से दैट विल बी a। इट मींस वी कैन से v इज प्रोपोर्शनल टू a। ठीक है, डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। ओके, डिफरेंस इन द मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। हाँ, ये हम लोग कह सकते हैं। ऑल्दो वी नो कि मास डिफेक्ट जो होता है वो है डिफरेंस इन द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, दैट स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। ओके, ये स्टेटमेंट भी हम लोग कुछ हद तक सही मानते थे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम लोग नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं तो स्टेटमेंट थोड़ा सा ठीक हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिया गया है, डिफरेंस इन मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। ठीक बात है, ये ज्यादा सही स्टेटमेंट है। सो डी अगर हम लोग सही लेकर चल रहे हैं तो सी को कंपैरेटिवली हम लोग रॉन्ग कहेंगे। ठीक है, तो और ये भी ठीक है। तो बी और डी बोथ आर राइट, ए एंड सी आर रॉन्ग। बी एंड डी आर ट्रू बट ए एंड सी आर फॉल्स. So option number 1 that is the right answer. Let us see our next question which is 38. Angular speed of a flywheel is increased from 600 rpm to 1200 rpm in 10 seconds. The number of revolutions completed by the flywheel during this time. Okay, तो स्पीड का वैल्यू यहाँ पर बढ़ा दिया गया है 10 सेकंड में। तो हमें यहाँ पर रेवोल्यूशंस निकालना है। सो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर अल्फा निकालना होगा। ठीक है, यह है आरपीएम में। तो आप लोग एक काम करो, इससे 10 सेकंड को अगर मिनट में चेंज कर ले तो 10/60, क्योंकि यहाँ पर मिनट का यूज किया गया है तो उसको लिख देंगे 10/60 मिनट। ओके, सो अब देखो बच्चे यहाँ पर अल्फा होता है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आएगा बच्चों 1200 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 10। ओके, सो ये आएगा बच्चों 600। ओके, ये 10/60 सॉरी। ओके, सो ये आएगा 600 और ये आ गया बच्चों 10 नीचे, ये आ गया ऊपर। ठीक है, तो ये आ रहा है बच्चों 3600 रेडी
रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, ये आ गया हमारा अल्फा का वैल्यू। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखकर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, रेवोल्यूशन मिल जाएगा हमें। और अदरवाइज वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय ओके पर मिनट पर सेकंड। ओके ओके ओके, एक काम और हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, चलिए इसको हम लोग सेकंड के अंदर ही चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा आसान बन जाएगा। तो ये आ रहा बच्चों 3600 रोटेशन पर मिनट स्क्वायर, तो मिनट को हमने यहाँ पर चेंज कर लिया सेकंड स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो इसको अगर कैंसिल करें तो ये पूरा पूरा यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। इट मीन ये आएगा 1 रोटेशन पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर पर मिनट को हम लोग अगर सेकंड में चेंज करें तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा बच्चों 10 RPS रेवोल्यूशन पर सेकंड। और यहाँ पर अगर 60 का डिवाइड करें तो बच्चों यहाँ पर आ रहा है 20 रोटेशन पर सेकंड। ओके, सो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, तो ओमेगा दैट इज 20, ओमेगा नॉट ये दैट इज 10 -2, अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों 1, थीटा का वैल्यू यहाँ से हमें नंबर ऑफ रोटेशंस मिल जाएंगे। सो 2 थीटा को यहाँ ले आइए और ये आएगा ओके ओके ओके, स्पीड बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, तो बच्चे यहाँ पर प्लस प्लस का सिंबल यूज करना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, तो 2 थीटा का वैल्यू ये आ रहा है बच्चों 400, इसको यहीं पर रहने दीजिएगा। ठीक है, ये आएगा 400 - 100, इट मीन्स 300, और ये 2 यहाँ पर पहुंच गया, इट मीन्स 150। ओके, सो 150 revolution will be completed by the flywheel. So fourth option, that is the right answer here. Let us see our next question, which is here. Here it is, a submarine is designed to withstand an absolute pressure of 100 atm. How deep can it go below the water surface? Okay, consider that density of water itna or 1 atm itna, and gravitational acceleration is itna. Okay, तो क्योंकि यहाँ पर 100 atm कहा गया है, तो सरफेस से अगर नीचे की साइड हमें ये नियर, ओके यहाँ पर होता है बच्चों 1 atm, और यहाँ पर होगा बच्चों एब्सोल्यूट प्रेशर ओके 100। ओके चलिए ठीक है, इसको 100 atm ही हम लोग लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 1 जो है वो 100 के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हम लोग यहाँ पर 1 atm को नेग्लिजिबल मानकर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है P एटमॉस्फेरिक प्लस रो GH, लेकिन हमें यहाँ पर कहा गया कि 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ये सब मरीन विथस्टैंड कर सकती है, तो हम लोग यहाँ पर इस 1 atm वाले पार्ट को नेग्लिजिबल मानकर हटा रहे हैं। ठीक है, सो रो जी एच होता है P, सो H यानी डेप्थ आ गई हमारे पास P अपॉन रो जी, और ये दिया गया 100 atm का वैल्यू 10⁵ डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000, और जी का वैल्यू यहाँ पर कहा गया है 10। ओके, सो 1 2 3 4, तो ये कैंसिल हो गया। सो ये आ रहा बच्चों 1000 मीटर, 1000 मीटर के आसपास जो भी हमारे यहाँ पर आंसर होगा, 1000 मीटर के आसपास कौन सा बच्चों 990 मीटर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग चाहे तो इस पी नॉट को भी लेकर सॉल्व कर सकते थे, पी नॉट प्लस रो जी एच। क्यों? क्योंकि अगर पी नॉट का वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 100, तो रो जी एच का वैल्यू 100 - 1, इट मीन 99। ओके, ऐसा भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, एच का वैल्यू 99 अपॉन रो और ये जी, सो 99 डिवाइडेड बाय रो इज 1000 एंड जी का वैल्यू है ये। ठीक है, एटीएम 10⁵ और यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हमें, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 990। ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो एक्चुअली इन्होंने पी नॉट को भी यूज किया है, कोई बात नहीं। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि मैच द लिस्ट 1 and 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उनके प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर कहा गया है। ओके, सो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, इसको माइक्रोवेव ओके, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ओके, गामा, ठीक है, इंफ्रारेड, radioactive decay. So as we know, in radioactive decay there will be the gamma rays, okay, alpha, beta and gamma, radioactive decay of nucleus. So gamma को हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं 2 के साथ। फिर अगर हम लोग बात करें तो C के साथ 2, C के साथ 2, इट मीन ऑप्शन ए भी आ सकता है और ऑप्शन ऑप्शन 1 भी आ सकता है, ऑप्शन 3 भी आ सकता है, इन दोनों में से हमें ओके ऑप्शन 4 में भी C के साथ 2 है। चलिए चेक करना पड़ेगा और ज्यादा हमें, तो
theoretical है. Atoms in electrons in atoms emit light when they move from a higher energy level to a lower energy level. Okay, ठीक है. तो E is equal to h nu. ठीक है. और एज वी नो कि वहां पर होता है बामर लाइमन फास्ट ब्रैकेट फंड. तो वहां पर इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट वाला भी पार्ट वहां पर होता है और विजिबल वाला पार्ट भी होता है. तो ओके, तो वहां पर लाइमन बामर फास्ट ब्रैकेट फंड. ओके, तो लाइमन बामर फास्ट ब्रैकेट फंड. ओके, सो वहां से हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर इंफ्रारेड जो है, ओके बच्चों, तो हमें यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल अपनी जो नॉलेज इसका यूज करना पड़ेगा. तो अगर हम लोग बात करें तो विजिबल लाइट के लिए, ओके, विजिबल लाइट, electrons in an atom emit light when they move from higher energy level to lower energy level. Then they will radiate some energy which will be in the form of visible light. So we can say कि B के साथ यहाँ पर 1 आएगा. माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के अंदर आपको पता है कि मैग्नेट्रॉन वाल्व का यूज होता है. ओके, सो वी कैन से दैट ए के साथ यहाँ पर 4 आएगा. ओके, सो बचा हुआ कौन है? वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अगर हीट देते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है बच्चों? वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स दैट वुड बी देयर. ओके, और उस केस में वो ऑब्जेक्ट जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता है. तो अगर इंफ्रारेड की बात की जाए तो दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, तो डी के साथ यहाँ पर थर्ड, डी के साथ थर्ड, सी के साथ 2, सी के साथ 2 आ रहा है. ठीक है. बी के साथ 1, बी के साथ 1 आ रहा है. ठीक है. और ए के साथ बच्चों 4. ठीक है, 4. It means the fourth option that will be the right answer here. Let us see our next question, which is here, 41. Which of the following statement are correct? Inside a conductor, the electrostatic field is 0. Okay, correct. Correct. Electric field at the surface of a charged conductor does not depend on its surface charge density. Electric field on the surface charge conductor does not depend on its surface charge density. No, it depends actually because E होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो ये डिपेंड करता है बच्चों, रॉन्ग है ये. कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर. ठीक है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ई का वैल्यू. द इंटीरियर ऑफ द चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन. सही बात है, बिल्कुल. स्टैटिक सिचुएशन में कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रहता है. ये ठीक है स्टेटमेंट. एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट. बिल्कुल ठीक है. कंडक्टर की जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर. ओके, सो ये स्टेटमेंट भी ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर. नो, इट विल नॉट बी जीरो बट इट विल बी कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस. और इनसाइड में पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, दैट इज के क्यू अपॉन आर. ओके, कंडक्टर की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, चार्ज कंडक्टर. ओके, सो एंटायर वॉल्यूम के अंदर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है और वो उतना ही होता है जितना कि सरफेस पर होता है, दैट इज के क्यू अपॉन आर. तो 0 रॉन्ग. So from here we can say A, C and D. These statements are correct. A, C and D. A correct, C correct, D correct. Okay. So A, C, D. It means option number 3. That's the right answer here. Let us see next question, which is I think 42. 42 के अंदर आपसे कहा गया है for a metal of work function 6.6 electron volt, which of the following wavelength of incident ray radiation does not give rise to photoelectric effect. Okay, तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है, उसके हिसाब से ही हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अगर उस वेवलेंथ से ज्यादा हुआ तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स दैट विल नॉट कम आउट. ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा. सो एज वी नो कि ये होता है एच सी अपॉन लैम्डा. ये होता है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम. ओके, और लैम्डा ये लिया जाता है एंगस्ट्रॉम में और ये एनर्जी दैट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ओके, सो ये है हमारा 5, दैट इज वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन का वैल्यू आपसे यहाँ पर कहा गया है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इट इज 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ये है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम और ये है लैम्डा दैट शुड बी इन एंगस्ट्रॉम. ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर कैंसिल आउट, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है बच्चों 12,400 डिवाइडेड बाय 6.6 एंगस्ट्रॉम. तो इसे सॉल्व करें तो ये आई थिंक
अप्रोक्सीमेटली 644 नियरली ये इसके 2 टाइम्स मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो आई कैन राइट इट नियरली 200, ओके सॉरी, ओके। सो अगर इसे सॉल्व करें तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2000 एंगस्ट्रॉम नियरली, ओके। दैट विल बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर इससे ज्यादा का वेवलेंथ यूज किया आपने तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, ओके। 2000 एंगस्ट्रॉम। नाउ वी कंपेयर इट, 2000 एंगस्ट्रॉम, तो बच्चों ये हो गया लगभग 200 नैनोमीटर, ओके। तो ठीक है, इससे कम आ रहा है, इससे कम आ रहा है, इससे कम आ रहा है, ठीक है। रेडिएशन विल नॉट गिव राइज, ओके 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 ओके। तो बच्चों में यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू इसका निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका वैल्यू एक्चुअली इससे थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर है 6.6 और यहाँ पर है 12.4, तो ये इससे थोड़ा सा कम आएगा, 19 लेट इट इज समथिंग लाइक दिस, ओके। थोड़ा सा इसे हमें कम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली 6 या यूं कहें 60 इज नॉट देयर, ओके। 6.6 है, तो अगर 124 में 6.6 का डिवाइड करते हैं तो जो ये आता है 1878 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ओके। सो 1878 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा अगर वेवलेंथ हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ओके, बिकॉज ये हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इससे ज्यादा पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, ओके। लेट अस सी ऑप्शंस। सो 1878 एंगस्ट्रॉम, और वी कैन राइट इट एज 187.8 nanometer. We will compare with this one. Why? Because in options the data is in nanometer. So यहाँ पर 150 कम है, 50 भी कम है, 100 भी कम है, 200 नैनोमीटर इससे ज्यादा है। इट मीन्स ये वेवलेंथ जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर आपसे कहा गया इन द फर्स्ट एक्साइटेड सेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द energy of its electron is minus 3.4 electron volt. The radial distance of the electron from the hydrogen nucleus in this case is approximately. तो हमें यहाँ पर r का वैल्यू निकालना है, ओके। कैलकुलेशन वाला पार्ट है बच्चों, तो सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसे, ओके बच्चों। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पर इस एनर्जी की जो बात की जा रही है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा बेटा फॉर्मूला टोटल एनर्जी वाला। ये होता है बच्चों माइनस हाफ के Q1 Q2 अपॉन आर, ओके। सो यू का वैल्यू आपको कहा गया है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ रहा बच्चों माइनस हाफ के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ के आसपास ले लेते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में होता है प्रोटॉन और बाहर की साइड है इलेक्ट्रॉन, और दोनों का चार्ज यहाँ पर सेम है। सो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। इसे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। तो इट इज प्रॉपर कैलकुलेशन किया, चलिए देखते हैं। देखें माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल, और ये आ रहा बच्चों ओके। सो ये आ रहा बच्चों 4.5, ठीक है। तो ये आ रहा 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैंने यहाँ पर जूल के अंदर चेंज कर दिया है। ये आएगा बच्चों 9/2 और 10⁻⁹ आ गया। ये आएगा 2.56। एक काम करो, इसको 2.56 मत लिखिए आप, इसे आप लोग लिखिए 1.6 इंटू 1.6, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर। सो 1.6 10⁻⁹ यहाँ पर कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर चेक करें तो आर का वैल्यू यहाँ पर नियरली हमें प्राप्त होगा, ये है 3.4, ठीक है, 16, ठीक है। तो आर आर आएगा बच्चों यहाँ पर ये आ रहा है 10⁻⁹, ये आ रहा है 10⁻⁻⁹, तो ये बच जाएगा बच्चों 10⁻⁻10, ठीक है। इसे सॉल्व किया, इसे सॉल्व किया, और ये आ रहा बच्चों 9/2 मीन्स 4.5 आ गया, ये इंटू 1.6 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.4। इसे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, ओके बच्चों। तो ये आ रहा है 2.11, और वी कैन राइट इट एज 2.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये आएगा बच्चों इसका रेडियस, ओके। लेट अस सी। सो
0.1 into 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है. So option number 4, that is the right answer here. Let us see next question, which is 44th question. Two statements are given below. When a power bias voltage across a PN junction diode increases above a certain threshold voltage, the diode current increases significantly. बिल्कुल ठीक है. करंट का वैल्यू बढ़ जाता है अगर नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आपने दे दी है तो, यहाँ से, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज नी वोल्टेज. करंट का वैल्यू बहुत तेजी के साथ यहाँ बढ़ता है, ठीक है. तो स्टेटमेंट इज राइट. द करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट. नो, रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है बच्चों रिवर्स बायस में, ठीक है. ओके, so this current is called reverse saturation current. गलत. तो ए ठीक और बी गलत है. So A is true but B is false. So second option is the right answer. Let us see next question, which is 45 question. Last question here. A flask contains argon and chlorine. Argon is there, okay, and chlorine is there, okay, in the ratio of 2:1 by mass. Okay, the temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. The ratio of root mean square speed. The ratio of root mean square speed of the molecule of the two gases will be atomic mass of argon 40 और molecular mass of chlorine दिया गया 70. Okay, so I hope you know कि temperature of the ratio mean square. Okay, so I hope you know कि VRMS होता है बच्चों √3RT/m. Okay, and m है यहाँ पर molecular mass. Okay, so from here we can say कि V1 upon V2 that is m2 upon m1 का रूट आएगा. ओके, सो ऑर्गन ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर मास इसका नीचे आएगा. ऑर्गन का मास 40U, क्लोरीन नीचे आ रहा है तो m2 ऊपर आएगा 70U इसका रूट, ठीक है. तो ये आ रहा है बच्चों 7/4 का रूट. इट मीन्स रूट ऑफ 7 4 का रूट किया तो ओके, सो √7 सो द फर्स्ट ऑप्शन दैट विल बी द राइट आंसर हियर. ओके, तो ये था बच्चों हमारे नीट 2026 के पेपर का सॉल्यूशन. आई होप कि आपको इसमें काफी